चले बच्चा, सबसे पहले करेंगे क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन। नाउ लिसन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वेटेज बहुत हाई है भाई। फिजिक्स के 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से फिजिक्स में जो हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए क्विकली फर्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक करंट के क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सो अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो हम सिंपली करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बनना है, करंट आई इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ओके, इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर। चलो, मेटालिक वायर में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनली व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? प्लस टू माइनस। एक्चुअल में फ्लो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? माइनस टू प्लस। बट कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या लिया जाता है? प्लस टू माइनस लिया जाता है। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट होता है कुलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कुलम। ये जो क्यू है उसका यूनिट होता है कुलम, और टाइम का यूनिट हम क्या लेते हैं? सेकंड। व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम? इंपॉर्टेंट वन लाइनर, 1 कूलम इज द टोटल चार्ज ऑन 1 coulomb is a total charge on nearly how many electrons? 6 into 10 power 18 electrons। 6 into 10 power 18 electrons का मिला के जो चार्ज होगा उसे कहेंगे 1 coulomb। So 1 coulomb is 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंबाइन करेंगे देन यू विल गेट द टोटल चार्ज इक्वल टू 1 coulomb। चलिए, करंट का यूनिट क्या होगा? तो करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम बाय सेकंड, जिसे कहा जाता है एम्पियर। सो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, सो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकंड क्या कहेंगे? उसको 1 एम्पियर कहेंगे। सो 1 एम्पियर चार्ज का मतलब है फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज पर सेकंड। सो वी कैन सिंपली से 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर 1 सेकंड। चलिए, करंट कैसे मेजर करेंगे? तो करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? एमीटर। एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करना होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट मेजरिंग डिवाइस क्या है? एमीटर। और एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। चलिए आगे, एग्जांपल, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट का सिंबल आई, फॉर 10 मिनट्स टाइम। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करेंगे? सिंपली करंट आई क्या था? क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। कितना करंट दिया है? 0.5। कितना टाइम है? 10 मिनट्स। मिनट्स इंटू क्या करेंगे? 60। तो क्या हो जाएगा ये? सेकंड। कितना आ जाएगा ये? 300 कूलम। चलो, यहां पर एक सिंपल सर्किट बनाई है हमने, जहां पे क्या क्या कनेक्टेड है? एक बल्ब है, सीरीज में लगाया है एमीटर जो करंट मेजर करेगा, साथ में एक स्विच है, और साथ में है बैटरी। तो ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है एक बल्ब को चलाने के लिए बाय अ बैटरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फाइंड करना है। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है किसी को? व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इज 1 इलेक्ट्रॉन। So I want to find out 1 coulomb is how many electron? So this much coulomb is 1 electron. So 1 coulomb is how many electron? It is 1 divided by 1.6 into 10 power 19. That will be precisely 6.25 into 10 power 18 electrons. Right?
तो इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, तो इतने कुलम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कुलम में कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, सिंप्लीफाई करेंगे तो विल बी 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या था, 6 इंटू 10 पावर 18 था, एग्जैक्ट नंबर क्या होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो एक कुलम चार्ज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a steady current flow through the conductor, the electron in it move with a certain average drift velocity, a drift speed. और ये ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू खाली कितना होता है 1 mm पर सेकंड होता है। ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है। जब करंट फ्लो होता है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, खाली 1 मिलीमीटर पर सेकंड, वेरी स्मॉल वैल्यू 1 मिलीमीटर पर सेकंड। और इस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं इसको, हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकंड, और उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसमें 12th स्टैंडर्ड में डिस्कशन आता है इसका। चलिए अब पोटेंशियल की बात करेंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। हमने कहा कि करंट कब बनता है, जब चार्जेस फ्लो होंगे। चार्जेस अपने आप फ्लो होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन को अगर मूव होना है तो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी देने का काम कौन करता है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक सेल में क्या होता है, एक सेल में होता है एक एनोड, एक कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से सेल के एक टर्मिनल पे पॉजिटिव जमा होता है और सेल के दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव जमा होता है। और जैसे ही हम इस सेल को सर्किट में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। सेल का काम क्या है, सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। ठीक है, चलो फटाफट पढ़ते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉन कब मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। व्हाट डज इट मीन, अगर एक वायर है, सपोज यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन जो है या जो चार्जेस है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना चार्जेस मूव होते नहीं है। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अगर एक और सेल ऐसे जोड़ दिया साथ में तो ये हो गया बैटरी। यहाँ पे 2 सेल कनेक्टेड है, ये 3 कनेक्ट हुए, ये 4 कनेक्ट हुए, तो इसे कहते हैं बैटरी। आगे, द केमिकल एक्शन, सेल में क्या हो रहा होगा, सेल में हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो सेल में हो रहा केमिकल रिएक्शन सेल के दोनों टर्मिनल पे क्या डेवलप करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप करेगा। When the cell is connected to conducting circuit, चलो जैसे ही सेल को हमने वायर्स कनेक्ट किए, the potential difference sets the charges in motion in conductor and that produces the electric current. तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उस केमिकल रिएक्शन से एक एंड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं एनोड। दूसरा एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव, उसे कहते हैं कैथोड। जैसे ही वायर कनेक्ट करेंगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। चलिए आगे, in order to maintain the current in a given electric circuit, सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल को कंटिन्यूसली अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो करंट फ्लो होता रहेगा। आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आया डेफिनेशन। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब एक कुलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसे कहते हैं उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहां से यहां लाने के लिए एक कुलम चार्ज को 10 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट। क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W डिवाइड बाय Q।
पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? सो अगर 1 कूलम को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो 1 जूल बाई 1 कूलम, व्हाट इज दैट? 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर 1 कूलम को मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस हम कहेंगे 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. So in short, I can write 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. ठीक है, तो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस को मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? बैटरी सप्लाई करेगा, राइट? चलो नेक्स्ट स्लाइड। द पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। करंट कैसे मेजर किया था? एमीटर। कैसे कनेक्ट किया था? सीरीज। वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। ओके, एग्जांपल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। क्या फॉर्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई Q। कितना पोटेंशियल है? 12। कितना चार्ज है? 2। W कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2, 24 जूल। लो, मिल गया आपको 2 मार्क। ठीक है, अगला पॉइंट, सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। अगर सिंगल सेल है, सेल मतलब 2 लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, बहुत सारे सेल को साथ में कनेक्ट करा, क्या कहेंगे उसको? बैटरी। ये क्या है? स्विच। अभी डॉट नहीं है, मतलब स्विच कैसा है? ओपन। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ही डॉट लगा दोगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो स्विच इज क्लोज्ड। यहां पे देखो वायर्स क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं। यहां पे वायर ज्वाइंट हुए बिना ऊपर से पास हो रहे हैं। एमसीक्यू में आ सकता है सब चीजें। हाँ, सो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, राइट? दिस इज द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसे करो या ऐसे करो, ये तो बहुत ईजी है। आगे क्या ये? रेसिस्टर। अगर ऊपर एक लाइन बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको वेरी किया जा सकता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। क्या कहते हैं इसको? रिहोस्टेट। सो अगर ऐसे लाइन है जिगजैग तो रेजिस्टेंस, ऊपर एक अगर एरो मारा हुआ है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वी कॉल इट अ रिहोस्टेट। ए लिखा है तो एमीटर, वे लिखा है तो वोल्ट मीटर। एमीटर क्या मेजर करके देगा? करंट। कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज। वोल्ट मीटर क्या करके देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। सिंपल। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। अभी तक हम 2 टर्म पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा करंट, और फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया है बुक में। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जिस तरह का एक बैटरी है, और बैटरी में हम अपने अकॉर्डिंगली जितने सेल्स चाहे उतने सेल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी हैव कनेक्टेड अ रेजिस्टर। उसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर जोड़ा है, और करंट मेजर करने के लिए सीरीज में जोड़ा है एमीटर, साथ में जोड़ा है स्विच। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक ही सेल कनेक्ट करेंगे। अगर हम एक ही सेल कनेक्ट करेंगे, अगर एक ही सेल कनेक्ट करेंगे तो यहां पोटेंशियल कितना आएगा? V। लेट अस से इसने करंट दिखाया I। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का? V बाई I। अब हमने 2 सेल कनेक्ट किए, कनेक्शन यहां पे ले लिया, तो अब 2 सेल कनेक्ट हो गए। 2 सेल कनेक्ट होते ही आप देखोगे यहां पे जो पोटेंशियल है वो डबल हो जाएगा, 2V, और साथ में इसका रीडिंग भी डबल हो जाएगा, 2I। व्हाट विल बी द रेशियो? 2V बाई 2I, दैट इज अगेन V बाई I। फिर हम 3 सेल कनेक्ट करेंगे, यहां पे कनेक्शन ले लेंगे, तो नाउ द 3 सेल्स आर कनेक्टेड। यू विल फाइंड दैट इसका रीडिंग 3 गुना हो जाएगा, 3V, एंड यू फाइंड दैट इसका भी जो रीडिंग है वो भी 3 गुना हो जाएगा। अगेन टेक द रेशियो, रेशियो रिमेन सेम। वी विल कनेक्ट ऑल द 4 सेल्स, चारों कनेक्ट कर देंगे, तो इसका रीडिंग 4 टाइम्स हो जाएगा, और जो सर्किट का करंट है वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा। स्टिल द रेशियो रिमेन सेम। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इससे ये पता चला कि V और I का जो रेशियो है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, रेशियो फिक्स रहता है, रेशियो चेंज होता नहीं है। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। लेट्स सी दिस क्विकली। Approximately the same value of V by I is obtained in each cases.
Thus the VI ग्राफ, अगर हम ग्राफ बनाते हैं V वर्सेस I का, क्योंकि V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V बदला तो I भी उतना ही चेंज हुआ. सो V और I का ग्राफ आएगा एज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. चलो, सो VI ग्राफ इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन. और जो रेशियो है V और I का, रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो यहां से ओम ने क्या कहा? ओम ने ऐसा कहा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना पोटेंशियल वेरी होगा उतना ही करंट भी वेरी होगा. दैट V प्रोपोर्शनल टू I. इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, क्या जाएगा यहां पे? R. क्या जाएगा यहां पे? R. सो वी कैन रिमेंबर V इक्वल टू IR. ये R क्या है? R है रेजिस्टेंस. ओके, लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. द पोटेंशियल डिफरेंस V, potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit, potential difference across the metallic wire in a given circuit is directly proportional to the current flowing through it, but the condition is provided that its temperature remains the same. यहाँ पे temperature कैसा होना चाहिए? Same होना चाहिए. Temperature should not vary. ये statement नहीं लिखोगे आप तो आपके मार्क कट जाएंगे. ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेटालिक वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर रिमेन्स सेम, टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए. सो V प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट लगा देंगे R. सो यू गेट V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस. चलो, R को हम क्या कहेंगे? R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. And this is the property of a conductor. Resistance का मतलब क्या है? It is the property by which it resists the flow of charges through it. इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से पास होने नहीं दिया जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को जो रोका जा रहा है, that property is called as resistance. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. If the potential difference across the two end of conductor is 1 volt, इसका यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं. चलो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है. हाउ कैन आई डिफाइन 1 ओम? सो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल है एंड 1 एम्पियर करंट है, 1 वोल्ट पोटेंशियल है, 1 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/1, दैट इज 1 ओम. वेरी सिंपल. सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. So we can write simply 1 ohm is equal to 1 volt divided by 1 ampere. A component used to regulate the current. एक और definition, ये जो है ना, जहां पे रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट में. तो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. A component used to regulate the current without changing the voltage source is called as variable resistance. ऐसा इसका सिंबल है. ठीक है, तो हम वोल्टेज सोर्स बदले बिना करंट को वेरी कर सकते हैं with the help of the variable resistance. In an electric circuit, a device which is called rheostat. This is the symbol of rheostat. It is often used to change the resistance in the given circuit. चलिए आगे. Motion of electron in electric circuit constitute electric current. करंट में कौन मूव होता है? Obviously इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से मूव नहीं हो पाते हैं. However, they are not completely free to move within a conductor. These electrons are restrained by the attraction of the atoms among which they move. है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहे होंगे तब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा. ठीक है, Thus motion of electron through the conductor is retarded by the resistance. तो रेजिस्टेंस का काम ही है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए. राइट. A component of a given size that offers the low resistance, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर. जैसे कि मेटल्स हो गए, एलॉयस हो गए, दे आर गुड कंडक्टर्स.
वहीं पे अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, दे आर कॉल्ड एज रेसिस्टर्स। जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने देते अंदर से। क्लियर है जो पैराग्राफ लिखा है वो? आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उसके लिए एक और एक्टिविटी बुक में दिया था आपको। सो वी हैड मल्टीपल वायर्स, और हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, ये अलग अलग वायर्स को हम इन दो पॉइंट के बीच में जोड़ने वाले हैं। हमारे पास 4 वायर है, 1 2 3 4। हम चारों वायर को बारी बारी से इन दो पॉइंट के बीच में जोड़ेंगे एंड वी फाइंड आउट करंट कैसे वेरी हो रहा है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग मतलब करंट decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. What does it mean? जब हमने पहले वायर को कनेक्ट किया था, लेट्स से तब सर्किट में करंट आई था, सपोज इस वायर का लेंथ है L। अब ये वायर जो है उसका लेंथ डबल है, मटेरियल सही में लेंथ डबल है। जैसे ही आपने ये वाला वायर जोड़ा, यू फाइंड दैट करंट कितना हो गया, हाफ हो गया। ये रहा पॉइंट, करंट डिक्रीज इज टू हाफ when the length of the wire is double. So मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि resistance, or you can write like this, that current is inversely proportional to the length. क्योंकि जब आपने लेंथ को डबल किया तो करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। That means they are inversely proportional. Okay, and I also write like this, the resistance is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मुझे एक पहला आउटकम मिला, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना वायर का लेंथ बड़ा होता जाएगा उतना रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना करंट कम होता जाएगा। चलो फिर हमने क्या करा, हमने ये वाला वायर जोड़ा जो थिक मटेरियल का है, लेंथ सेम है, इसका लेंथ तो सेम है पर इसका एरिया ज्यादा है, ये थोड़ा मोटा वायर है। देन यू फाइंड दैट जैसे ही आप ये मोटे वायर को जोड़ोगे, सर्किट का जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। So the emitter reading increase when a thicker wire of the same material and of the same length is connected. इसका मतलब ये हो गया कि रेसिस्टेंस जो है that should be inversely proportional to the area of wire. जैसे ही आपने थिक वायर लिया, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। जितना वायर मोटा होगा उतने इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो पाएंगे अंदर से, इसका मतलब करंट बढ़ जाएगा। जितना वायर का डायामीटर कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन को मूव होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो आगे। अब ये जो मटेरियल है, ये लास्ट वाला जो वायर है उसका लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, बट इसका मटेरियल अलग है। इट इज अ वायर ऑफ निक्रोम, तो ये अलग मटेरियल का वायर है। यू विल फाइंड दैट जैसे ही आप ये वाला वायर जोड़ोगे जिसका मटेरियल अलग है, वापस करंट बदल जाएगा। सो a change in emitter reading is observed when the wire of different material of same length and same area of cross section is used. आई बात समझ में? तो ये तीनों वायर सेम मटेरियल के हैं, इसका लेंथ डबल है तो करंट हाफ हो गया, इसका एरिया थोड़ा मोटा है तो करंट बढ़ गया, इसमें मटेरियल हमने चेंज किया तो भी करंट चेंज हो गया। तो इन सब से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है that depends on first of all length, that depends on area of cross section, and that depends on the nature of the material. तो इन तीन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। साथ ही में एक चौथा फैक्टर भी आप लिख सकते हो जो बुक में नहीं दिया, विच इज टेम्परेचर। सो अगर हम इन सबको कंबाइन करें, सो वी कैन राइट द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एज यू कैन सी द फर्स्ट वन, and the resistance is inversely proportional to the area. And जैसे ये साइन हटाएंगे तो साइन इज रो। सो एक और फॉर्मूला बना आपका, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई A, जहां पे इस रो को हम क्या कहते हैं, इस रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं इस रो को हम, इस रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है इसका यूनिट, ओम इंटू मीटर होता है। और ये वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, इसीलिए रेसिस्टेंस भी चेंज होता है। व्हाट इज दिस ए,
ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर ऐसे आपका वायर है तो ये जो आपका बनेगा ना, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एंड दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। इफ यू आर द रेडियस ऑफ द वायर देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो। सो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to its length. Here our statement, resistance is directly proportional to length. बेटा ध्यान यहाँ पे, resistance is directly proportional to length and the resistance is inversely proportional to area. ये point important है, resistance is directly proportional to length and it is inversely proportional to the area, और वहां से आपका ये relation बन जाएगा। ऐसे कोई भी चीज आपको 4 मार्क में विद एक्टिविटी पूछी जा सकती है एग्जाम में। With the activity prove the relation of resistance, length and area of cross section. So उसमें आपको ये प्रॉपर एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। What is रो? रो को हमने क्या कहा? रेसिस्टिविटी। क्या यूनिट है? ओम इंटू मीटर। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी होता है, साथ ही में ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी। चलिए, जो मेटल्स एंड एलॉय है which are very good conductors, उनका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। मेटल और एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत कम है। कितना है? 10 पावर -8 टू 10 पावर -6 ओम इंटू मीटर। और जो इंसुलेटर है जैसे कि रबर एंड ग्लास, उनका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। कितना है? 10 पावर 12 टू 10 पावर 17 ओम इंटू मीटर। चलो आगे। बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ वेरीज विद टेम्परेचर। वन मोर पॉइंट, अब ये पॉइंट एग्जाम में बहुत आता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल। एक मेटल ले लो कॉपर, और कॉपर का एलॉय बनाओ लेट्स से ब्रास। तो ब्रास जो है उसका रेसिस्टिविटी हाई हो जाएगा कंपेयर टू द प्योर मेटल। सो एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होता है कंपेयर टू द प्योर मेटल। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होंगे at a high temperatures. For this reason, these alloys are used in electric heating devices like electric iron, electric toaster। वही 1-2 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है कि why alloys are used in heating devices। 2 रीजन। पहला, एक एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होगा, एंड वी नो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। आगे आएगा अभी, जूल सिटिंग है I²RT। तो एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होता है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा, एलॉय इतना आसानी से ऑक्सीडाइज होते नहीं है, तो इसलिए हम हीटिंग एलिमेंट में किसको यूज करते हैं? एलॉयज को यूज करते हैं। चलो, टंगस्टन। टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। 2 रीजन है टंगस्टन को यूज करने का फिलामेंट के अंदर। कौन कौन से 2 रीजन? पहला है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा है इसका लो रेसिस्टिविटी। So that's make tungsten useful in the bulb filament. Copper and aluminium, very good conductor. They are used to making electric transmission line. Line मतलब wires. Usually wire किसका बना होता है? Wire बना होता है कॉपर और aluminium का। Clear है slide सबको? Next one. Example. How much current? Current मतलब I. Will the bulb draw from 220 volt if the resistance of the bulb is 1200? ओम्स लॉ यूज करेंगे। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR। कितना वोल्टेज है? 220। करंट फाइंड करना है, कितना रेजिस्टेंस है? 1200। तो करंट क्या बन जाएगा? 220 डिवाइड बाई 1200। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है? 11/60 एम्पियर। सेकंड, हाउ मच करंट? सेम क्वेश्चन। विल अ हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज दिया है, इफ द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। अगेन सेम चीज करेंगे अपने, V इक्वल टू IR। सॉल्व कर लीजिएगा, देखना कितना आंसर आपका आ रहा है। अगला सवाल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ हीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। क्या दिया है? I। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 120? तो क्या कहा है? जब 60 वोल्ट जोड़ा है तो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 4। तो जब 120 वोल्ट जोड़ेंगे कितना करंट ड्रॉ करेगा? तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है कि नहीं? सो वी कैन सिंपली राइट V1 बाई V2 इक्वल टू I1 बाई I2। V1 कितना जोड़ा था? 60,
V2 कितना जोड़ा है 120, स्टार्टिंग में कितना करंट आ रहा था 4, I2 करेंगे फाइन, सॉल्व करेगा, I2 आ जाएगा 8 एम्पियर। नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, रेसिस्टेंस, इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, क्या दिया डायामीटर स्मॉल डी, what will be the resistivity, resistivity is rho, क्या करेंगे रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, सो रो कितना मिल जाएगा R इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर आया एल कहां गया नीचे गया, सो R इंटू पाई इंटू, सो लेट्स पुट द वैल्यूज, कितना रेजिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में 26, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या होगा देखो आपको डायामीटर दिया है, डायामीटर है 0.3 मिलीमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 to the power -3, so I'll put the radius as 0.15 into 10 to the power -3 का स्क्वायर, लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, so put length इक्वल टू 1 मीटर, तो कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, देखना कितना आंसर आ रहा है, यूनिट क्या लिखना है आपको रेजिस्टिविटी का, ओम इंटू मीटर, और ये आपको याद ही रखना है, कौन सा मटेरियल है याद है आपको, ये कौन सा मटेरियल है, मैंगनीज, 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 तो ये कौन सा मटेरियल निकलेगा मैंगनीज, ऐसा पूछ नहीं सकते एग्जाम में यूजुअली, बिकॉज आपको टेबल की मदद से बताना है, एग्जाम में टेबल थोड़ी दिया होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूजुअली पेपर में आता है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया A, लेंथ L एंड एरिया A, कितना रेजिस्टेंस है 4, so I can write R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, और ये वैल्यू कितना दिया है 4, ठीक है। अब क्या कहा आपको, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L by 2 एंड एरिया 2A, so I can write R dash इक्वल टू, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ कितना करना है आपको L की जगह पे L by 2, एरिया कितना करना है A की जगह पे आपको 2A, सो रो इंटू एल बाई ए, लेंथ आधा करना है एरिया डबल करना है, जो दिया है क्वेश्चन में वो कर देंगे यहाँ पे हम यूजिंग दिस फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। चलो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, क्या बचेगा रो इंटू एल बाई ए बच जाएगा, 2 इंटू 2 4 नीचे आ गया, व्हाट इज रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए क्या है 4 है, तो यार आंसर इज 1/4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम, कितना हो जाएगा आर डैश का वैल्यू 1 ओम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू चेंज हो सकता है एग्जाम में, सही है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, चलो ये आना चाहिए सबको, क्या है सीरीज एंड पैरेलल, सबसे पहले सीरीज, सीरीज में क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं एंड बाय एंड, तो मैंने 3 रेजिस्टर लिए, उसको एंड बाय एंड मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने साथ में जोड़ दिया एक बैटरी और एक स्विच और एक ए मीटर, ठीक है। अब ये ए मीटर आप कहीं पे भी जोड़ेंगे डजंट मैटर, वैल्यू सेम आएगा, इसका मतलब सर्किट के हर एक कंपोनेंट में से करंट कैसा रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन है ना, तो करंट कैसा रहेगा सेम रहेगा, बट व्हेन आई कनेक्ट द वोल्ट मीटर टू डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो वोल्ट मीटर विल गिव यू डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग, लेट्स से यहां पे वोल्ट मीटर ने रीडिंग दिया V1, यहां रीडिंग दिया V2, यहां रीडिंग दिया V3, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर एक ही लाइन होती है, तो करंट कैसा रहता है सब में से सेम रहता है, करंट रिमेन्स सेम, और जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल सा याद यहां पे ये रखना है कि करंट कैसा रहेगा सेम, और जो पोटेंशियल है वो सबके बीच में डिवाइड हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ओम्स लॉ यूज करेंगे V इक्वल टू IR, तो इसके लिए मैं V1 क्या लिख सकता हूं IR1, इसके लिए मैं V2 क्या लिख सकता हूं IR2, इसके लिए मैं V3 क्या लिख सकता हूं IR3, मैं सब में से I कॉमन निकाल के V के नीचे डिवाइड कर सकता हूं, I कॉमन निकाल के V के नीचे डिवाइड कर दिया, इधर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जो V बाय I है उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट,
इसका मतलब सबको हटा के अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया और अगर उसको सेम बैटरी हमने जोड़ दिया, कितने वोल्ट का, V वोल्ट का, तो वो अकेला कितना करंट खींचेगा जो सब मिलके खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सब मिलके जो करंट ले रहे हैं I, वो करंट ये अकेला खींच लेगा सोर्स में से, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज R इक्विवेलेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल, a lamp whose resistance is 20, let's call it R1, and a conductor of 4 ohm, let's call R2, they are connected to 6 volt battery. Calculate total resistance. तो मैंने इस तरह से एक बल्ब कनेक्ट किया है, साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया विद अ बैटरी। बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, इसका रेजिस्टर दिया है आपको 4 ओम, आपको बैटरी दिया है 6 वोल्ट का, सीरीज में कनेक्टेड है दोनों। पहला सवाल ये पूछा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। बोलो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस R क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, दैट इज 20 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 24 ओम। बोलो पहला आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट। तो सिंपली क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, करंट I इक्वल टू V बाई R। कितने वोल्ट का बैटरी है, 6, कितना रेजिस्टेंस है 24, 6 by 24 is 1 by 4, that is 0.25 एम्पियर। बोलो ये क्या आ गया, करंट आ गया। ओके देन और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। मतलब टोटल 6 वोल्ट में से इसके पास कितना वोल्ट होगा, इसके पास कितना वोल्ट होगा। तो सिंपली आई विल राइट, अगर इसके पास का वोल्टेज है V1, सो आई कैन राइट V1 इक्वल टू IR1। करंट तो सेम ही रहेगा पूरी लाइन में, कितना है वो सेम करंट 0.25, और इसका कितना रेजिस्टेंस है 20, तो कितना हो जाएगा ये 5 वोल्ट। सो V1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। चलो इसके पास कितना वोल्टेज होगा, सो वी कैन राइट V2 इक्वल टू IR2, उसका भी करंट तो सेम ही है 0.25, और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको 4, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। हाँ 0.5 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल 6 वोल्ट में से इसके पास कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और इसके पास कितने वोल्ट है, 1 वोल्ट है। 6 वोल्ट में से इसके पास 5 वोल्ट है, इसके पास 1 वोल्ट है। 5 + 1 6 होता है। नेक्स्ट, so now they are connected in parallel. So what do we do in parallel? In parallel we take 2 point X and Y. We take 2 points X and Y, और जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस है वो सब हम कनेक्ट कर देते हैं between the points X and Y. And then we connect this X and Y point with the battery of the voltage V. ठीक है, क्या कहेंगे इसको, पैरेलल कनेक्शन। अब देखो पैरेलल के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, आप चेक करो, सबके सब डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मतलब सबको पूरा वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज सबका कैसा रहेगा, सेम जो बैटरी का है। बट इफ यू सी केयरफुली, करंट जो भी आएगा बैटरी में से, वो करंट इन सबके बीच में डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पाथ से। लेट्स से इसको करंट मिला I1, इसको मिला I2, इसको मिला I3, तो करंट क्या हो रहा है, अलग अलग पाथ में डिवाइड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू V बाई R, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है, तो इसको लिखेंगे V बाई R1, I2 लिखेंगे V बाई R2, I3 लिखेंगे V बाई R3। चलो सबका V कॉमन निकाल के इसके नीचे रख देते हैं, I बाई V कॉमन निकाल के नीचे रख दिया। यहां पे क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। व्हाट इज I बाई V? I बाई V इज 1 बाई R। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में डायरेक्ट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल टू 1 बाई R। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हम सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगा दे,
इसी बैटरी के साथ, तो वो अकेला ये करंट लेना चाहिए जो सब मिलके ले रहे हैं, तो वो सिंगल रेजिस्टर को हम क्या कहेंगे, उस सिंगल रेजिस्टर को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस तरह से आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल का एक एग्जांपल दिया है। सो वी हैव R1 R2 R3 as 5 10 and 30 कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। क्या बताना है, हर एक का कितना करंट है, टोटल क्या करंट है, एंड सर्किट का टोटल रेजिस्टर क्या है। तो वेरी सिंपल, यहां पे सबको वोल्टेज पूरा मिलेगा, सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है। कितना वोल्टेज है बैटरी का, 12 वोल्ट। पैरेलल में सबको पूरा 12 वोल्ट मिलने वाला है। सो V1 V2 V3 सबका वोल्टेज सेम होगा, विच इज द बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, तो R1 में से कितना करंट जाएगा, भावेश स्टैंड अप। R1 में से कितना करंट जाएगा, I1 इक्वल टू V बाय R, ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। I2 इक्वल टू V बाय R, I3 इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज तो सबका सेम ही है 12 वोल्ट, बिकॉज सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। बोलो पहला रेजिस्टेंस R1 कितना दिया है क्वेश्चन में, 5। R2 कितना दिया है क्वेश्चन में, 10। R3 कितना दिया है क्वेश्चन में, 30। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 12/5 कितना होता है, 2.4 एम्पियर। ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर, ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। सबका इंडिविजुअल करंट मिल गया आपको। टोटल करंट क्या होगा, प्लस करो सबको, I1 प्लस I2 प्लस I3, जैसे ही प्लस करोगे टोटल करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। ये भी पूछा है व्हाट इज द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस के लिए सिंपली ओम्स लॉ यूज कर लू, R इक्वल टू V बाय I। कितना वोल्ट कनेक्ट करा है, 12 वोल्ट, और सबने मिलके कितना करंट खींचा है, सबने मिलके करंट खींचा है 4 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ओम। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। अब इक्विवेलेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, पैरेलल में 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 30। 5 6 30, 10 3 30 एंड 30 1 30। तो ये हो जाएगा 10 बाई 30 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया 1 बाय R। इसको इन्वर्स कर लो, R कितना आ जाएगा, 3 ओम। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर है पैरेलल का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है पैरेलल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ध्यान से देखेंगे सर्किट को। सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आपको पता चलेगा, यहां पे करंट डिवाइड हुआ है, मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। फिर यहां पे वापस करंट कंबाइन हो गया, और फिर यहां पे वापस करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब ये तीनों कैसे है, पैरेलल। जहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा दैट इज पैरेलल। चलो इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालते हैं। सो वी कैन राइट 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1। R1 कितना है, 10 प्लस 1 बाय R2। R2 कितना है, 40। चलो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 40। 10 4 जा 40, 40 1 जा 40, दैट इज 5/40, दैट इज 1/8। तो इन दोनों का मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना निकालेंगे अपने, 8 ओम। इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना लगा देंगे, 8 ओम। चलो अब यहाँ पे ये तीनों भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो क्या करेंगे यहाँ भी अपने 1 बाय R इक्वल टू, चलो कितने कितने है, R3 कितना है, 30, 10 20 एंड देन 60। चलो सबका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 32 जा 23 जा 61 जा 6/60 दैट इज 1/10। तो इन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टर कितना लगा सकते हैं अपने, 10 ओम। चलो इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, एक ही लाइन में कनेक्टेड है। तो आपका सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10। सीरीज में क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। सो 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 18 ओम। और क्या फाइंड करना है, टोटल करंट। तो करंट आई के लिए क्या करेंगे, V बाय R। कितना वोल्टेज का बैटरी दिया है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट का बैटरी है, सबका मिलाकर रेजिस्टेंस है 18। आई विल बी 2/3 विच इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। कितना करंट आया, 0.67 एम्पियर करंट आया। ठीक है, नेक्स्ट। सीरीज से क्या डिसएडवांटेज है,
सीरीज के डिसएडवांटेज क्या है? तो सीरीज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर एक कंपोनेंट में से करंट सेम जाता है। अब अगर एक ही लाइन में हमने बल्ब भी कनेक्ट किया है, उसी लाइन में हमने एसी भी कनेक्ट किया है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बल्ब को लो करंट चाहिए होता है और एसी को हाई करंट चाहिए होता है। अगर आप एसी का करंट बल्ब में से पास करोगे तो बल्ब तो उधर ही फ्यूज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज का, दैट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, but it is obviously impracticable to connect and bulb and heater in series because they both need current of widely different values to operate properly. बल्ब को लो करंट चाहिए होता है, हीटर को हाई करंट चाहिए होता है। अब तुम दोनों के एक ही लाइन में कनेक्ट कर दोगे तो हीटर वाला करंट अगर बल्ब में से गया तो बल्ब उड़ जाएगा, बल्ब वाला करंट अगर हीटर में से गया तो हीटर काम ही नहीं कर पाएगा उतने करंट में। दूसरी बात, सीरीज में अगर एक भी जगह पे ब्रेकडाउन हुआ तो पूरी लाइन बंद हो जाएगी। तो ये सीरीज कनेक्शन में कहीं भी अगर सर्किट टूटा तो वहीं पे करंट रुक जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सर्किटिंग बंद हो जाएगा। सेकंड, when one component fails the circuit broken and none of the component works. So when one component fails none of the component works, कुछ काम ही नहीं करेगा। Example of series connection, Faradites, दिवाली की राइटिंग। What are the advantage of parallel? तो पैरेलल में हमने क्या किया, पैरेलल में सबको अलग अलग करंट मिलता है, मिलता है कि नहीं? पैरेलल में सबको अलग अलग करंट मिलता है, तो पैरेलल में जिसको जितना करंट चाहिए उसको उतना ही करंट मिलेगा। और दूसरा, पैरेलल में अगर एक लाइन बंद भी हो गया तो भी बाकी लाइंस चालू रहेगी, बाकी लाइन उठने वाली नहीं है। सो अ पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज less. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and each gadget require different current. जब सारे गैजेट को अलग अलग करंट चाहिए तो आपको सबको कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जिसको जितना करंट चाहिए उतना उतना करंट लेंगे और सब कुछ प्रॉपरली ऑपरेट होता रहेगा। नेक्स्ट, हाउ कैन 3 रेजिस्टर ऑफ 2, 3 and 6, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें सो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज 4। टोटल रेजिस्टेंस 4, मैं आपको डायरेक्ट अभी आंसर बताता हूं, ज्यादा डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 और 6 को पैरेलल जोड़ देंगे और उसके साथ अपने 2 को कैसे जोड़ देंगे, सीरीज में। क्योंकि जब इन दोनों को हम पैरेलल जोड़ेंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 into 6 डिवाइड बाई 3 plus 6, दैट विल बी 18/9 2। और ये 2 and 2 कैसे हो गया, सीरीज में। 2 and 2 सीरीज में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको 1 ओम लाना है तो 1 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, बोलो। 1 ओम लाने के लिए तीनों कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल हो जाएगा, तीनों पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो। सो अगर है सीरीज में तो 6 + 3 + 2 11 होगा। सारे पैरेलल कनेक्ट कर दे, आ जाएगा सारे पैरेलल में, 2 3 3 2 तो सारे कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल, सारे कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। 2 3 and 6 पैरेलल कनेक्ट करो तो वी कैन 1/r इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम इज 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, आंसर इज 6/6 इज 1। ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोएस्ट? हाईएस्ट के लिए सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज, एंड लोवेस्ट के लिए सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से सीरीज में डायरेक्ट ऐड करेंगे, पैरेलल में 1/r1 1/r2 1/r3, जो भी आंसर है उसको लास्ट में क्या कर देंगे, इनवर्स। ठीक है, चलो। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने ऐसा कहा कि बैटरी को कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करते रहना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव होते रहेंगे। अब बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लेट्स से बैटरी अभी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है, बट लेट्स से क्योंकि फैन है जो बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, तो बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो एनर्जी 2 पार्ट में यूज हो रही है। पहला पार्ट तो पंखा चलाना है, दूसरा पार्ट चलते चलते पंखा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब जो भी एनर्जी बैटरी सप्लाई करता है वो 2 पार्ट में जाता है। एक पार्ट जो एक्चुअल में यूजफुल है हमारे लिए, और दूसरा पार्ट जो हीटिंग के फॉर्म में लॉस हो रहा है।
तो अगर मान लीजिए कि हमने बैटरी के साथ सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया? बैटरी के साथ सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस अगर हमने जोड़ दिया, तो बैटरी जितना भी एनर्जी सप्लाई करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा? सारे के सारे एनर्जी को हीट में उड़ा देगा। एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्विकली देखते हैं इस टॉपिक को। अब बैटरी और सोर्स इज अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, स्टार्टिंग में ही देखा, बिटवीन इट्स टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। ये आपने स्टार्टिंग में देखा, केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, एक तरफ प्लस टर्मिनल बनेगा, एक तरफ माइनस बनेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आएंगे एंड करंट डेवलप होता है। ओके, फाइन। Sets the electron in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery to maintain the current. करंट मेंटेन करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? अपना एनर्जी कंटिन्यूअसली यूज करते रहना पड़ेगा। अब जो एनर्जी बैटरी ने यूज करी, पार्ट ऑफ दिस सोर्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, जैसे कि पंखा चलाना है या लाइट चलानी है, लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ फैन। बाकी एनर्जी कहां गई? Rest of the energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. मतलब सोर्स ने जो एनर्जी दिया उसमें से एक पार्ट गया यूजफुल वर्क में जो एक्चुअल में काम का है, और दूसरा पार्ट किसमें गया? हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो हमने कोई पंखा वंखा कुछ कनेक्ट नहीं किया, सीधा सीधा एक रेजिस्टर लगा दिया, तो अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो क्या होगा? देन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर बैटरी के साथ इस तरह से, अगर बैटरी के साथ हमने रेजिस्टर लगा दिया, तो ये जितना भी एनर्जी यहां से सप्लाई करेगा, बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करेगा, ये क्या करेगा? सारे के सारे एनर्जी को हीट के फॉर्म में उड़ा देगा। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहां यूज होता है ये? तो ये यूज होता है इन द डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिक टोस्टर, जहां पे करंट की मदद से हम एलिमेंट को गर्म करते हैं। ठीक है, जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मूला बनाते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो अब मैंने ऐसा फॉर्मूला देखा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देखा था। सो आई कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर Q चार्ज को मूव कराना है तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा? बैटरी को वर्क करना पड़ेगा V इंटू क्यू जितना। Q चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी को कितना वर्क या बैटरी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, विच इज V इंटू क्यू। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। कितना वर्क करना पड़ा बैटरी को? V इंटू क्यू। व्हाट इज Q बाई टी? करंट आई। तो कितना पावर बैटरी सप्लाई कर रहा है, विच इज V इंटू आई। रीड द स्टेटमेंट क्विकली। कंसिडर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R। पोटेंशियल डिफरेंस है V जितना, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस क्या है R, राइट। पोटेंशियल कितना है? बैटरी कितना कनेक्ट किया है V। लेट्स से T टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q जितना। तो चार्ज अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, ये Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, विच इज V इंटू क्यू। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज V इंटू क्यू। कितने टाइम में ये वर्क हुआ? T टाइम में ये वर्क हुआ। सो वी कैन से द पावर इज इक्वल टू, पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन क्या है? V इंटू क्यू डिवाइड बाई टाइम। Q बाई टी को क्या लिखेंगे? I लिखेंगे। दिस एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन द टाइम T इज P इंटू टी। सो यहां से आप देख लो, वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू, और पावर कितना हो जाएगा? V इंटू आई। एनर्जी सप्लाई कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू, और पावर क्या हो जाएगा? V इंटू आई। ठीक है, चलो आगे। दिस एनर्जी गेट, जितना बैटरी ने सप्लाई किया वो सारा का सारा लॉस हो गया,
उड़ा दिया हीट के फॉर्म में. दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर एज द हीट. 10 फॉर अ स्टेडी करंट आई, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? तो हीट कितना प्रोड्यूस हुआ? जितना बैटरी ने एनर्जी दिया. सो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी. हीट प्रोड्यूस्ड इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. कितना एनर्जी सप्लाई किया बैटरी ने? तो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया है V इंटू क्यू जितना. क्यू हम क्या लिखते हैं? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी. अगर ओम्स लॉ यूज करेंगे तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई आर. V इक्वल टू आई आर क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर इंटू आर टी. तो इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. क्या कहते हैं इसे अपने? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो एज पर दिस रूल, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to resistance, and directly proportional to time. So heat is directly proportional to square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time. It is called Joule's law of heating. H equal to I square RT. Based on this, we have some question. चलो. Iron consume energy at the rate. Rate of energy का मतलब क्या होता है? Power. When heating is at maximum rate and 360 watt, एक और power दिया है. When heating is at the minimum rate, the voltage is given 220 volt. What is the current and what is the resistance in both the cases? तो पहले केस में मुझे पावर कितना बना के दिया है? 840 वॉट. वोल्टेज कितना कनेक्ट करना है? 220. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई. तो यहाँ करंट कितना मिल जाएगा आपको? P1 बाई I1. कितना पावर है? 840. करंट फाइंड करना ना आपको. तो I इक्वल टू P बाई V. कितना वोल्ट कनेक्ट किया है? 220. ये हो गया कैंसल. सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ पे 42/11 जो है वो आंसर आपका 3.9 आजू बाजू आंसर आएगा. रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? R इक्वल टू ओम्स लॉ यूज करो. P बाई आई. वोल्टेज कितना कनेक्ट किया है? 220. करंट कितना आया है? 42/11. सॉल्व कर लेना है इसको, देखना कितना आंसर आ रहा है. यही सेम आपको नेक्स्ट पावर के लिए करना है, जो कितना पावर दिया है? 360. तो सेकंड केस में अपने को पावर दिया है 360 एंड वोल्टेज अभी भी सेम है. कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट. डू द सेम थिंग. पावर के लिए क्या करेंगे? V इंटू आई. यहां से I निकाल लेंगे. I मिलते ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V बाई आई. यहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है. ओके. नाउ 100 जूल ऑफ हीट. क्या दिया है? हीट H. प्रोड्यूस इन ईच सेकंड, मतलब टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड. इन अ 4 ओम रेजिस्टर, R दे दिया है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना है? V अक्रॉस द रेजिस्टेंस. क्या फॉर्मूला हीट का? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है? दिया है क्या? 100. करंट नहीं पता है. रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4. टाइम कितना दिया है? 1. तो आई स्क्वायर आ जाएगा 100/4 25. अंडर रूट निकालेंगे तो करंट आई कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर. ओम्स लॉ यूज करेंगे. V इक्वल टू आई आर. कितना आई है? 5. कितना रेजिस्टेंस आया है? 4. 5 इंटू 4 20 वोल्ट. सो द वोल्टेज इज इक्वल टू 20 वोल्ट. ठीक है. ओके. Why does a cord of electric heater not glow while heating element does? पता है किसी को? ये हीटर का जो वायर होता है वो ग्लो नहीं करता है, बट बल्ब का जो वायर है वो ग्लो करता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें जो भी हीट एनर्जी या जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा वो रेडिएशन विजिबल रीजन में नहीं होता है. वहीं पे यहां पे जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, कहां पे? बल्ब. बल्ब कहां गया?
कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोबाइल द हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा वो रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में होगा, दैट्स व्हाई आपको वो ग्लो दिखेगा। तो इसका जो रेडिएशन है इज इन विजिबल रीजन ऑफ लाइट, तो वो आपको दिखेगा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा है? हीट जनरेटेड क्या दिया है? 96,000 कूलम मतलब चार्ज दिया है इन 1 आवर, क्या दिया है? टाइम दिया है। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट क्या दिया है? वी दिया है। क्या फाइंड करना है? टोटल कितना हीट जनरेट होगा? तो कितना हीट जनरेट होता है? जितना बैटरी वर्क करता है। तो बैटरी कितना वर्क करता है विच इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। कितना वोल्टेज कनेक्टेड है? 50। कितना चार्ज है? 96,000। कितना जाएगा ये आंसर? सही है। 96 इंटू 5 इज 480 एंड 4 मिनट, ठीक है। इतने जूल हीट प्रोड्यूस होगा। पावर पूछा होता तो डिवाइड बाय क्या करते? टाइम। पावर के लिए क्या करते? डिवाइड बाय टाइम कर देते। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। चलो, आयरन ऑफ रेजिस्टेंस आर टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकंड। क्या क्या दे दिया? रेजिस्टेंस, करंट, टाइम। क्या करेंगे? सिंपली हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, कितना आ जाएगा? 25 इंटू 600, कितना होता है ये? चेक करना आंसर। सही है, 15,000 जूल। सही है ना? आगे क्या है? चलो, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द जूल सिटिंग। एक ही चैप्टर में बहुत टाइम निकल गया, बट डिटेल में करेंगे तो जाएगा इतना टाइम। देखते हैं जितना होता है उतना। चलो चलो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओ भाई, बगा 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 करूँ तो आधे घंटे में भी हो सकता है ये चैप्टर। वो खत्म करने के लिए खाली खत्म हो जाएगा, बट कोई फायदा नहीं होगा फिर उसका। बैठ जाना, तो क्यों खड़ा है? वो तो उठ गया ना अभी, तो सो रहा था ऐसे ऐसे, એટલે मैंने तुझसे तो बोला था खड़े हो जा। चलो, ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल सिटिंग। ओ भाई, जूल सिटिंग का पहला एप्लीकेशन क्या है? जूल सिटिंग का पहला एप्लीकेशन है बल्ब। क्या होता है बल्ब में? फिलामेंट में इस तरह से एक टंगस्टन का वायर होता है, और जैसे ही वो पतले वायर में से करंट पास होता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो वायर होता है वो ग्लो करने लगता है ना? So the electric heating is also used to produce light, as in electric bulb. The filament must retain as much of the heat generated as possible so that it gets very hot and that emits light. Filament मतलब इस तरह से जो वायर होता है that is called filament. ठीक है? जैसे ही इसमें से करंट जाएगा, करंट की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि उस हीट की वजह से ये ग्लो करने लगेगा, राइट? बट वेरी इंपॉर्टेंट, गर्म तो एकदम हो जाएगा बट ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट मेल्ट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस फिलामेंट। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब उसकी हीट बाहर नहीं जानी चाहिए कहीं पे भी, हीट जो है वो वायर के पास ही रहनी चाहिए, फिलामेंट के पास ही रहनी चाहिए, तब वो इतना गर्म हो जाएगा कि फिर वो लाइट निकालने लगेगा। तो इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, सो इट इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग सपोर्ट। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस, राइट, और आर्गन गैस, क्योंकि जब ये टंगस्टन बहुत गर्म हो जाएगा, अगर आपने ऑक्सीजन भर के रखा है बल्ब में तो टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? बल्ब के अंदर इनर्ट गैस रखना पड़ेगा जो टंगस्टन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन ना करे, एंड दैट गैसेस आर नाइट्रोजन और argon. Most of the power consumed by filament appear as heat
मेजोरिटी पावर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, बहुत ही कम पार्ट है जो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रेडिएटेड। दूसरा एप्लीकेशन है इसका फ्यूज। फ्यूज सबको पता ही होगा, क्या करता है फ्यूज, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू ओवरड्यू करंट। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट। भाई फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज विल प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस by stopping the flow of any unduly high electric current. फ्यूज का काम है to protect the circuit from the high electric current. फ्यूज कहां कनेक्ट करेंगे अपने, ऑब्वियसली सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अपने को करंट को रोक देना पड़ेगा अगर हाई हुआ तो। That's why fuse should be connected in same line in a series. क्या होगा फ्यूज के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा वायर का मटेरियल, कौन सा वायर होता है फ्यूज के अंदर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। तो जो फ्यूज का जो भी वायर होगा, फ्यूज वायर शुड हैव गुड कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। It should have a good conductivity and low melting point. If a current larger than specific value flow, जैसे ही वो वायर में से करंट जाएगा, वायर गर्म होगा। अगर एक रेटेड करंट से ज्यादा करंट जाएगा तो वायर में हीट एकदम बढ़ जाएगी और वो हीट की वजह से वायर मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो आगे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे डिवाइसेस सेफ हो जाएंगे। इफ अ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with a metal ends. The fuse is used for domestic purpose are rated as 1 एम्पियर 2 एम्पियर, अलग अलग रेटिंग के फ्यूज आते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो सपोज मान लो कि ऐसा कोई डिवाइस है जो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट, कितने वोल्टेज के ऊपर, 220 वोल्टेज के ऊपर, तो उसमें से कितना करंट जाएगा, तो वी कैन सिंपली राइट पावर P इक्वल टू V इंटू आई। कितना पावर है 1 किलो, कितना वोल्टेज है 220, तो इसका जो करंट रेटिंग है ना वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.54 एम्पियर, है ना, मतलब इतना करंट सेफ है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्यूज सिलेक्ट करना है तो मैं कौन सा फ्यूज सिलेक्ट करूंगा, मैं फ्यूज सिलेक्ट करूंगा जो 4.5 से थोड़ा ज्यादा होता है। आई विल सिलेक्ट द फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। तो जैसे ही करंट 5 एम्पियर से बढ़ेगा, पहले फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा गर्म होके, और आगे जो भी डिवाइस आपने जोड़ा है वो सेफ हो जाएगा, वहां करंट जाएगा ही नहीं, सर्किट उधर ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जूल सीटिंग है, एक बल्ब और एक फ्यूज। ठीक है, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, 9th में था ये। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। क्या फॉर्मूला है पावर का, तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई। V इक्वल टू आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई इक्वल टू V बाय आर रखोगे तो V स्क्वायर बाय आर। तो ये सारे पावर के ही अलग अलग फॉर्मूला है। V इंटू आई, V इक्वल टू आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, आई की जगह रखेंगे V बाय आई, V बाय आर, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। चलो, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। एक वॉट किसे कहेंगे, एक वॉट किसे कहेंगे, तो अगर 1 वोल्ट का डिवाइस जोड़ा और 1 एम्पियर उसने करंट लिया, 1 वोल्ट के डिवाइस ने अगर 1 एम्पियर करंट लिया, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। सो पावर P इक्वल टू V इंटू आई। अगर ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है, तो पावर भी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अभी एक और यूनिट है 1 वॉट आवर। ये जो वॉट आवर है दैट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। बहुत यूजुअली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 1 यूनिट। और ये कितना एनर्जी होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। तो ये होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू
10 पावर 6 जूल्स। ये यूजुअली आता ही है पेपर में, वन लाइनर में होता ही है क्वेश्चन, 1 यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी जूल, राइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर के सारे थियरीज खत्म हुए, दो लास्ट एग्जांपल करेंगे। ओके, a bulb is connected to 220 volt, current is 0.5, what is power? क्या फॉर्मूला है पावर का? P इक्वल टू V इंटू आई, 220 इंटू 0.5, 110 वॉट। यहाँ पे आ जाओ। रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वॉट, क्या दिया है? पावर 400 वॉट। किलो में कितना हो जाएगा ये? डिवाइड बाई 1000 करेंगे, कितना किलोवाट हो जाएगा? 0.4। ऑपरेटेड फॉर 8 आवर्स पर डे, कितने टाइम के लिए यूज किया? 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 8 आवर इंटू 30 डेज, दैट इज इक्वल टू 240 आवर हमने यूज किया उसको एक महीने में, एक दिन में 8 घंटा, तो 30 दिन में 240 आवर हमने इसको यूज किया। आपको बताना है कितना कॉस्ट आएगा। सो व्हाट इज एनर्जी? पावर इंटू टाइम, पावर कितना है? 0.4 किलोवाट, टाइम कितना है? 240 आवर, ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर। अब आपको देखो बिल दिया हुआ है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। हमने कितने किलोवाट आवर यूज कर लिए एक महीने में? 96, तो अपना बिल कितना आ जाएगा? अपना बिल आ जाएगा 96 इंटू 3 तो 88 रुपीज, इतना अपना बिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला चैप्टर हुआ खत्म। टारगेट पे ही चल रहा है? बिल्कुल नहीं।